मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 9th के गति के नियम तथा बल के पहले लेक्चर में। तो बच्चों आज हम लोग पहले लेक्चर में है। पहला लेक्चर हम पहला चैप्टर हम लोगों ने कवर कर दिया था और उसको देख लेंगे, उसके अभ्यास लगाएंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बल के बारे में। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने गति के बारे में जाना था और गति में हमें ये पता चला था कि वस्तु में विस्थापन, वेग और चाल वगैरह क्या होती है, त्वरण क्या होते हैं। ये तो बातें हमको पिछली क्लास में पता चली, लेकिन अब हम इनके पीछे लगने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके चलने के पीछे कारण क्या है। अगर कोई वस्तु अपनी स्पीड मतलब अपनी चाल में किसी तरीके का परिवर्तन देखती है और करती है तो इसके पीछे लगने वाले कारक क्या है। तो और अगर वस्तु कहीं बनी हुई है तो अगर वो बनी हुई है और हम उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो ये सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं इसके पीछे जिस कारक का उपयोग किया जाता है उस कारक का नाम रखा गया बल। अब ये बल है क्या, करता क्या है बेसिकली। तो बल का काम यह है कि अगर कोई वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट कहीं बनी हुई है और हम उसकी इस अवस्था को विराम अवस्था कहेंगे और इस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए अगर हम किसी तरीके का बाहर से कोई कारक इस्तेमाल करें उस वस्तु पर, जिससे हम वस्तु की विरामावस्था को गति में लाना चाहते हैं, मतलब उसकी विरामावस्था को नई अवस्था में ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने जिस कारक का उपयोग किया उसे हम कहते हैं वस्तु पर बल। ये केवल ढकेल कर ही नहीं, ये खींच कर भी हो सकता है। वस्तु विराम में रखी है और उसको आप पकड़ करके अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो वस्तु विराम में है, आगे ले जाने के लिए आपने पुश करने की कोशिश करी। वहीं अगर आपको गति में लाना है, अपनी ओर लाना है, तो उसके लिए आपने उसको अपनी ओर खींचने के लिए पुल करने की कोशिश करी, खींचने की कोशिश करी, तो भी वस्तु अपनी ओर आती है, वस्तु गति में आती है। तो ये दोनों प्रकार से वस्तु में अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। वस्तु विराम से आगे जाए चाहे विराम से पीछे जाए, वस्तु की स्थिति अब बदल चुकी है। केवल इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि सब्जी बेचने वाले जो ठेले पे हमारे वेंडर्स होते हैं, वो लोग सामान को लेकर के चलते समय उसको बाहर से ढकेलते हुए मतलब पुश करते हुए आगे लेकर के जाते हैं। तो इससे होता क्या है, उससे होता यह है कि वस्तु जब मतलब रुकी होगी तो उसको ढकेल करके आगे की ओर ले जाएगी। वो ढकेलना जो फैक्टर आप सुन रहे हैं वो फैक्टर का नाम है बल। तो बल क्या है, बात समझ में आ रही है। बल किसी वस्तु पर वह कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या फिर कर देता है। प्रयास करने का मतलब क्या है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वस्तु पर बाहर से बल तो लगाते हैं लेकिन वस्तु नहीं चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु नहीं चल रही है तो इस पर बल नहीं लगा। बल देखिए लगता है, लेकिन कहीं कहीं ये चीजें इफेक्टिव होती है, मतलब आपको दिखाई देती है, कहीं आपको दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं कि यह बल नहीं है। केवल इतना ही नहीं, थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी साइकिल चल रही थी और साइकिल चल रही थी, इतने में आपका कोई फ्रेंड आकर के पीछे से साइकिल को हल्का सा धक्का दे देता है। तो इससे होगा क्या, नो डाउट होने ये वाला है कि साइकिल की गति तेज हो जाएगी। साइकिल की गति मतलब अगर आप ठीक से पकड़े रहे तो साइकिल की गति तेज हो जाएगी। ये कैसे देखने को मिला, जब बाहर से आपके फ्रेंड ने पुश किया। पुश करने का मतलब यह है कि अगर हम किसी वस्तु पर बाहर से पुश करते हैं और वस्तु पहले से गतिमान है तो वस्तु की गति में चेंज देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलती है। और ये कैसे देखने को मिला, ये इसीलिए क्योंकि वस्तु पर हमने क्या इस्तेमाल किया, बाह्य कारक इस्तेमाल किया। आइए समझते हैं बल की परिभाषा। बल, ठीक, बल किसी वस्तु पर वह बाह्य कारक अथवा पुश और पुल कहते हैं इसको, धकेल ऑब्लिक खिंचाव है जिससे
वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, परिवर्तन करती है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है, परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है। इसे वस्तु पर बाह्य बल कहते हैं। ठीक, तो इसे वस्तु पर बाह्य बल कहा जाता है या बल कहा जाता है। तो बल का मेन कैटेगरी क्या है? बल का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। तो बल के प्रभाव, बल की ये कैटेगरी है कि क्या क्या कर सकता है। पहला, ठीक, विरामावस्था में रखी वस्तु में गति ला सकता है। यह विराम में स्थित वस्तु को गतिमान करता है या फिर कर सकता है, इसके अंदर ये टेंडेंसी है। दूसरा ये है कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उस एक समान चाल में हम परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब उसकी चाल में परिवर्तन बल से ही संभव है। यदि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तब इसकी चाल में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बात समझ आई? ये तो हुए दो फैक्टर। एक और थोड़ा समझेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को गति में रखे हुए या वस्तु चल रही, तो अगर हम चाहते हैं कि अगर वस्तु पूर्व की ओर चल रही है और हम उसे चाहते हैं कि वो उत्तर की ओर चले, तो उत्तर की ओर ले जाने के लिए आपको क्या लगाना होगा? उसके लिए बल लगाना होगा। कहाँ? उत्तर की ओर। तो जो पूर्व की ओर जा रही थी वस्तु, उस पर हमें क्या बाहर से पुश करना होगा, किस साइड में? उत्तर की ओर, ताकि वो उत्तर की ओर चला जाए। मतलब यहाँ पर एक और नए कारक के बारे में हमें जानकारी मिली और उसका जो इफेक्ट है वो है दिशा बदलना। तो इसे हम कहते हैं कि बल किसी वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। ओके, या वस्तु के गति की दिशा में, गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, कर सकता है या करता है, याद रखिएगा। तो ये है बेसिक से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बल के बारे में है। अब हम ये जानेंगे कि ये जब बल किसी वस्तु पर लगी रहा है तो ये वस्तु की ये सारी स्थिति में तो परिवर्तन करते हैं, लेकिन अगर वस्तु पर मल्टीपल फोर्सेस लगे, मतलब एक से अधिक फोर्सेस लगे, तो इस तरीके के बल के बारे में क्या आइडिया है हमारे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिणामी बल। परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं बच्चों इसको।
ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को कोई व्यक्ति जो है वो फिलहाल के लिए ढकेल रहा है, तो देखिए बस अगर मैं ये बोलूं कि व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को, ये कोई चट्टान है, रॉक है, और इसको ये ढकेलना चाहता है, तो ये वो ढकेल रहा था किसी F बल से, ठीक है, बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बल से ढकेला जा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस वस्तु पर ये बल इसको ढकेलने में समर्थ नहीं था, तो इसने कुछ लोगों की हेल्प ले ली। ये लीजिए, ये कुछ लोगों की जो इसने हेल्प ली वो ये काम कर रहे हैं, ठीक, ये सब लोग मिल करके इसको ढकेल रहे हैं। तो कई लोग मिल करके अगर ये काम करेंगे, ये वस्तु को ढकेलने का काम करेंगे, तो कई लोगों ने ये काम किया। मान लेते हैं कि जो पहले वाले ने बल लगाया था उनका अलग क्षमता होगा, वो अपनी अलग हिम्मत से, अपनी अलग टेंडेंसी से, अपनी प्रवृत्ति से बल लगाएंगे। ठीक, जरूरी नहीं कि सब लोग समान बल लगाएं, समान ढकेले। तो दूसरे वाले व्यक्ति द्वारा ये बल F2, तीसरे वाले बल के द्वारा ये F3, चौथे वाले बल के द्वारा यहाँ पे F4 देखने को मिला, और ये सब लोग इसको ढकेलने के ही कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी एक ही वस्तु पर बहुत सारे लोग इस तरीके से मल्टीपल रूप में बल लगाते हैं, तो वस्तु पर ये सारे बलों का योग होता है। तो अब अगर मैं इस चट्टान की बात करूं, तो ये चट्टान जो है वो कौन सा बल अनुभव करेगा, तो इसका जवाब होगा ये सभी बल चट्टान अनुभव करेगा, और इस पर कुल बल कार्य करेगा। तो किसी एक वस्तु पर यदि एक से अधिक बल कार्य करते हैं, तो वस्तु पर बलों का योग, वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का योग वस्तु पर परिणामी बल कहलाता है। ओके, तो यहां पर यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं या आरोपित होता है, तब वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का सदिश योग या फिर योग कह सकते हैं, योग वस्तु पर परिणामी बल कहलाता है। अब यहां पर एक नया टर्म आ गया है, सदिश। अब इस सदिश का मतलब ये होगा कि अगर हम किसी वस्तु पर सारे बल इसी दिशा में लगा रहे हैं, तो सबको आप जोड़ दीजिएगा, और अगर कोई व्यक्ति अगर इसको यहां से भी मतलब दूसरी दिशा से अगर इसको इधर ढकेलने की कोशिश करता, तो उस बल को आप इन बलों में जोड़ नहीं सकते थे, मतलब विपरीत दिशा में होने पर इन्हें नहीं जोड़ा जाता। तो अगर सारे बलों की दिशा एक ही है तो जोड़ते हैं, और अगर इनमें से जो बल की दिशा इसके विपरीत होती है तो इसे घटा देते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम कहते हैं सदिश योग। तो वस्तु पर लगने वाले इन्हीं बलों को सारे तरीके से मतलब सभी नियमों के द्वारा अगर जोड़ लिया जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम वस्तु पर परिणामी बल कहते हैं। तो परिणामी बल क्या होगा, अतः F1, F2, F3 तथा F4 बलों का परिणामी बल क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो ये हो गया सारे बलों का योग, इसे हम कहेंगे क्या, परिणामी बल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब अगर इस तरीके से आपने बलों का योग सीख ही लिया है, तो बात करेंगे संतुलित और असंतुलित बलों के बारे में।
संतुलित तथा असंतुलित बल। क्या होता है संतुलित तथा असंतुलित बल? अब ये थोड़ा समझें। अगर हमने आपसे बोला कि मेरे पास कोई गुटका है यहाँ पर बहुत बड़ा सा लकड़ी का, और इस लकड़ी के गुटके को यहाँ से जो है रोहन जो है वो इसको कहता है कि भाई चलो यहाँ से इसको ढकेल करके किनारे ले चले। ये रोहन की सोच है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ की ओर ढकेलना चाहता है, ठीक है। यही काम अगर मैं इधर से बोलूं तो यहाँ से कोई व्यक्ति जो है मतलब उसका भाई सोहन जो है वो कहता है नहीं इसको इधर मत ले जाओ, इस साइड लेके जाओ, ठीक है। रोहन और सोहन दोनों लोग जो है वो अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों का जो बल होगा वो भी अलग अलग होगा। तो रोहन जो बल लगा रहा है वो इस साइड लगा रहा है और सोहन जो बल लगा रहा है वो इस साइड लगा रहा है। दोनों के बल एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसे केस में दोनों का बल तो बराबर नहीं है, और अगर दोनों बल आपस में समान नहीं है तो ऐसे केस में वस्तु या तो धीरे धीरे करके उस साइड चलेगी। अगर ये अधिक होगा, क्या बोलते हो कि अगर ये बल अधिक होगा इससे मतलब F2 वाले से सोहन के बल से, तो ये गुटका धीरे धीरे उधर की ओर गति करेगा, मतलब गति की दिशा इसकी दिशा में हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसके वाले फोर्स का डायरेक्शन अधिक हो और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण अधिक हो तो ये ब्लॉक धीरे 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 इसकी ओर बढ़ेगा, और ये व्यक्ति का बल इसको कम महसूस होगा। तो क्या समझ में आया? वस्तु का बल कोई भी एक अधिक हो तो वस्तु उसी बल की दिशा में गति करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केस में जब वस्तु पर दो या फिर दो से अधिक बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करे या फिर भिन्न भिन्न दिशाओं से कार्य करे और वस्तु विराम अवस्था में न रहे और वस्तु बल के किसी बल के परिणामी दिशा में गति करना प्रारंभ कर दे, तो इस प्रकार की गति को या इस प्रकार की गति के पीछे लगने वाले बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे असंतुलित बल। अब ये पहला आपका असंतुलित बल होगा यदि वस्तु पर दो अथवा दो से अधिक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, ठीक, जिससे वस्तु परिणामी बल के अंतर्गत गति मान होती है अथवा विराम में नहीं रहती, अथवा विराम में नहीं रहती। वस्तु पर यह बल असंतुलित बल कहलाता है। बल कहलाता है। बात समझिएगा मेरी, क्या मैंने कहने की कोशिश करी? मैंने कहा कि अगर वस्तु पर अलग अलग दिशाओं से बल लगे और वस्तु विराम में नहीं है, चलने की प्रयास करती है, मतलब किसी भी दिशा में चल सकती है, इस साइड भी या इस साइड भी, तो इस प्रकार के बलों को वस्तु पर कहा जाता है असंतुलित बल। तो F1 F2 इस वस्तु पर क्या होगा? असंतुलित बल कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है? केवल इतना ही नहीं, आपने एक रस्सी के गेम में देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो इसको इधर से पकड़ करके खींच रहे हैं, ठीक, और यही चीज यहां पर भी आपने देखी
कि यहाँ पर भी कुछ बच्चे इस रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपने देखा कि सारे बच्चे जो है वो अलग अलग ही होंगे और सबका बल भी अलग अलग होगा। अगर ये रस्सी अचानक से इधर की ओर चली जाए तो हम ये कह सकते हैं ये लोग तीनों लोग मिलकर बल लगा रहे हैं, ये लोग भी दो लोग मिलकर बल लगा रहे हैं। और अगर ये रस्सी उधर की ओर जाने लगे, मतलब कि ये लोग उधर की ओर गति करने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर की ओर लगने वाला बल, इधर की ओर लगने वाले जो दोनों बल हैं इस रस्सी पर असंतुलित बल कहलाएंगे। इसी के साथ अगर मैं दूसरे डेफिनेशन की बात करूं कि अगर हम वस्तु पर किस तरीके का बल लगाएं कि वो वस्तु क्या रहे, विराम में रहे, तो उसका डायग्राम अगर समझने की कोशिश की जाए तो इसका डायग्राम हम यहां बना दें, एक डायग्राम और बनाया जाए और इस डायग्राम में ए लिख दीजिएगा, इस डायग्राम में आप बी लिख दीजिएगा। ओके, दो डायग्राम। अगर वस्तु पर यहां की ओर एक बल लगा और ये वाला बल हो गया F1 और एक बल यहां पे लगा, ये वाला बल हो गया F2 और यहां पर जिस रोहन ने ये बल लगाया था यहां पर भी श्याम ने कहा था कि भैया तुम भी उतना ही बल लगाना। तो ये दोनों लोग सेम अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और ये ब्लॉक जो है अगर समान बल है तो गति नहीं कर पाएगी। तो यदि वस्तु पर दो से ज्यादा या दो बल लग रहे हैं और वस्तु उसी अवस्था में बनी है, मतलब विराम अवस्था में ही बनी है, गति में नहीं आ रही है, तो इस प्रकार की अवस्था को वस्तु पर संतुलित बल कहते हैं। तो यदि वस्तु पर दो अथवा दो से अधिक बल विपरीत दिशाओं में विपरीत दिशाओं में या भिन्न भिन्न दिशाओं में, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं जिससे वस्तु विराम में रहती है, मतलब गति में नहीं आएगी, विराम में रहती है। इन बलों को वस्तु पर संतुलित बल कहा जाता है। ठीक, ये हो गया संतुलित बलों का। और क्या है, यही दो तीन लोग हैं, ये जो दो लोग थे यहां पर भी उतने ही बल लगाने के लिए मैंने एक और लोग को बुला लिया। अगर एक लोग को और बुला लेंगे तो इस बार डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ये तीन लोग बराबर हो गए और तीनों लोग अपने हिसाब से रस्सी को बैलेंस किए हुए। तो ऐसे केस में इधर से खींचे जाने वाले रस्सी को स्थिर रखे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसे केस में इधर का लगने वाला कुल बल, इधर के लगने वाले कुल बल रस्सी पर बराबर है, जिससे ये रस्सी कहीं नहीं जा रही। तो इन बलों को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। तो बात समझ आ रही। तो संतुलित बल का केस क्या है और असंतुलित बल का केस क्या है, दोनों समझ में आ गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, तो बल की उपस्थिति क्या है, क्या करता है, बल का बेसिक्स है, कैटेगरी तीन क्या थे, इसके बाद हमने जाना परिणामी बल और फिर देखा संतुलित और असंतुलित बल। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में बात करेंगे आगे के लेक्चर के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट करिए।